नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नकमा। पाकिस्तान की सियासत में हलचल नई बात नहीं है, लेकिन इस वक्त वहां की सियासत में एक तूफान आया हुआ है। इमरान खान सरकार बहुमत के आंकड़ों के पास नहीं थी और जब उनकी सरकार का गिरना तय था और विपक्ष एकजुट था तो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के ठीक पहले डेप्यूटी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस वोट का जो मोशन था उसे ही खारिज कर दिया। तो इमरान खान जो लगातार कहते रहे कि वो आखिरी गेंद तक खेलेंगे, उन्होंने तो विपक्ष को बिल्कुल ही क्लीन बोल्ड कर दिया और अब नेशनल असेंबली भी भंग करने की बात मान ली गई है। आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि जब मैं शाम को आया था तो मुझे आप सबको कहना पड़ा था घबराना नहीं है। असल में देखें, मैं जरा आपको समझाना चाहता हूं कि ये हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक वो ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। कि ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, और ये जो नो कॉन्फिडेंस थी इसकी बुनियाद बाहर थी। हमने वो चीज़ें लिखी नहीं वहाँ के कैसे यहाँ एम्बेसी के लोग मिल रहे थे, जो लोग हमारे से जब छोड़ के गए, जो लोटा हुए, तो इनको बकायदा एम्बेसी के लोग मिलते थे। उनका क्या काम था? देखिए, हेड्स ऑफ कई दफ़ा बात पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स को इसलिए मिलते हैं कि वो पूछ सकते हैं मुल्क के सूरत हाल वगैरह, लेकिन इन लोगों को मिलने का उनका क्या था? तो वो सारा कनेक्शन था उसका नो कॉन्फिडेंस मूव जो कि बाहर से इनिशिएटेड थी। तो जब एक दफ़ा मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है तो उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स ये इररेलेवेंट थी कि नंबर्स कितने हैं। तो मैं आपको ये बता नहीं सकता था कल रात, क्योंकि मुझे डर ये था कि वो आज वो शौक में ना होते अगर मैं सबको बता देता। तो इमरान खान काफी इस वक्त खुश नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे उनके ऊपर जो खतरा था वो टल गया है, कम से कम वो इस तरह जाहिर कर रहे हैं। इमरान खान एक बार फिर मुल्क के सामने आए और बाहरी ताकतों पर मुल्क को अस्थिर करने का पूरा इल्जाम मढ़ते हुए लोगों को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। तो एक बार नजर डालते हैं आज के इस बेहद नाटकीय दिन पर कि किस तरह से घटनाक्रम जो है वो आगे बढ़ा है। तो प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग आज होनी थी। डेप्यूटी स्पीकर कासिम खान सूरी ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इमरान की राष्ट्रपति से नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश की गई। इमरान ने सभी विधानसभाओं को भी भंग करने की सिफारिश की। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश मानी। नियमों के तहत पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर आम चुनाव होंगे। अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट विपक्ष जो है वो पहुंच गया है। पाकिस्तान में सरकार बदलने का एक बाहरी एजेंडा था। इमरान खान ने इस बात को एक बार फिर से दोहराया है। सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है, ये विपक्ष कह रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ये संविधान के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है जो भी हुआ है। किसी को संविधान को विकृत करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, ये कह रही हैं मरियम नवाज। और आखिरी गेंद तक लड़ने के बजाय इमरान फील्ड से विकेट लेकर ही भाग गए, ये हामिद मीर, मशहूर पत्रकार हामिद मीर ने कहा है। तो हमारे साथ पाकिस्तान के सियासी हालात पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों जगह से वरिष्ठ पत्रकार और जानकार जो हैं वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण स्वामी, पत्रकार हैं द प्रिंट। हमारे साथ कल्बे अली जुड़े हैं, पत्रकार डेली डॉन इस्लामाबाद से जुड़ रहे हैं। कमर आगा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। इम्तियाज आलम है, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान। तो आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं आपका पहला रिएक्शन जानना चाहूंगी इम्तियाज साहब के जो आज हुआ उससे इमरान खान खुद बहुत खुश नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष ऐसा चौंका है, किसी को इसका अंदाजा नहीं था। क्या कहेंगे आप? उन्होंने अपनी विकेटें सारी खुद अपने बल्ले से गिरा दी है। उन्होंने आइन तोड़ा है, उनके डिप्टी स्पीकर ने आइन तोड़ा है। जिस बुनियाद पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के रेजोल्यूशन को रिजेक्ट किया गया है, ये पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं जो उसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मोशन को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकते थे या पास कर सकते थे। जी।
तो आज जो कार्रवाई असेंबली की हुई है उसमें यकीनन कंस्ट्रेंट है कोर्ट्स पे कि वो असेंबली की कार्रवाई जो है इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती, लेकिन आज रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर कर दिया है तमाम रियासत के ओहदेदारों को कि उनके किसी इकदाम पे सब सारे इकदाम को रोक दिया है। कल से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है और आइन तोड़ा गया। जी, आप कलबेली साहब, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है जो हुआ है, वो आइन तोड़ा गया है, जैसा कि बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज कह रही हैं। ऐसा लगता है जैसे इमरान खान के साथ उनके समर्थन में पाकिस्तान के काफी अवाम भी हैं और इमरान खान खुद बहुत मुतमईन नजर आ रहे हैं कि जो उनके ऊपर मुश्किल थी वो टल गई है। अब कोर्ट की तरफ सबकी निगाहें हैं, पर इस दौरान क्या आपको लग रहा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जिस तरह से चीजें हुई हैं? नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो हम नहीं कह सकते मेरे हिसाब से, इसलिए कि इन्होंने, हाँ अलबत्ता ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इस लिहाज से एक तरह से है कि आर्टिकल 5 कहता है कि ये जो मुल्क के आप गद्दार नहीं हो सकते। अब नाउ दे हैव अज्यूम्ड और पॉसिबली अपने ही हिसाब से उन्होंने इसको प्रेजेंट किया है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव जो की जा रही है ये किसी बाहर की एक साजिश, कोई एक षड्यंत्र वगैरह का चक्कर है, और इसलिए चूंकि एक षड्यंत्र है, गड़बड़ है, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो गया, बाद में अमेरिका का नाम ले रहे हैं, और बाद में जैसे बाहर हम जैसे लोगों से सबसे बात करते हुए पीटीआई के लोग या गवर्नमेंट के लोग वो ये कह रहे हैं कि जैसे अमेरिकन ने कई देशों में ये काम किया है, यूक्रेन में और ईस्ट यूरोप में कई जगहों पे पूरी सत्ता चेंज की और अपनी मर्जी की हुकूमतें लेके आए, तो यहाँ पे ये तरीकेकार था और इसको हमने फॉइल कर दिया आर्टिकल 5 को यू के हिसाब से। और लेकिन अब आर्टिकल 5 यानी कि ये शहबाज शरीफ और बिलावल वगैरह गद्दार हैं या अमेरिकन के कहने पे ये काम कर रहे हैं, ये प्रूफ करना एक अलग टेक्निकल इशू है जो कि कोर्ट में प्रूफ करेंगे या नहीं करेंगे। इसमें मैं साथ में ऐड कर दूं कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने ही मेनली पिछले 15-20 साल में, 20 साल तो नहीं कहना चाहिए, 10-15 साल में कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स की हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए की हैं। उनमें से एक अमेंडमेंट, मेजर अमेंडमेंट ये भी है कि आर्टिकल 69 की जो स्पीकर की रूलिंग है वो चैलेंजेबल नहीं है इवन इन द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट उसको रिवर्स नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी बात, अब मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, मैं इम्तियाज साहब कुछ कह रहे हैं। जी हाँ, बोलिए इम्तियाज साहब, आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे? देखिए, आर्टिकल 5 कहता है लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ये कॉन्स्टिट्यूशन के वफादारी से जुड़ी हुई है लॉयल्टी टू स्टेट। यूजिंग आर्टिकल 5 जो है टू रिजेक्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इसका ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन ये हुई है कि ओनली कि सिर्फ पार्लियामेंट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे फैसला कर सकती है वोट देकर। जी, तो नहीं किया गया। जी, पूरी पार्लियामेंट की मेजॉरिटी को 199 मेंबर्स को गद्दार करार देके उन्होंने कहा कि जी ये मुल्क दुश्मन है तो इसलिए रिजेक्ट करता हूं। जी, तो अभी अच्छा सर, मैंने भी देखिए सर, मेरा भी यही पॉइंट है कि आर्टिकल 5 कहता है कि यू हैव टू बी लॉयल टू द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने इसको लिंक कर दिया विद नो कॉन्फिडेंस है कि नो कॉन्फिडेंस बाहर के किसी के कहने से आ रहा है और हमें पता लग गया कि नो कॉन्फिडेंस के पीछे अमेरिका है। तो उमर अल्ताफ, आपका क्या मानना है इस पर? दो अलग अलग तरह की आवाजें, अलग अलग समझ इसके ऊपर नजर आती है। क्या ये आईन के खिलाफ है कि नहीं है, गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, पर आप क्या इससे समझ रहे हैं? मेरी रीडिंग ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला देना होता या कोई अर्जेंसी होती तो आज वो कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे देते, कोई स्टे दे देते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट अब कोई मिडिल ग्राउंड देखेगा जहां पे सारी पार्टीज खुश हो। अब वो कानूनी इस गुत्थी को सुलझाना है, गुत्थी को सुलझाने के लिए काम करेगा और इलेक्शन ही अब जो पॉलिटिकल लॉग जैम है इससे जो सिर्फ इलेक्शन ही जो सारी ये क्राइसिस है उसका हल है। मगर ऑब्वियसली आज जो इमरान खान ने इकदाम किया, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, मगर ऑपोजिशन की इससे जो बेइज्जती हुई है उसका भी एक
दे फील इंसल्टेड बाय दिस ना, क्योंकि नंबर और ऐसा लगा कि ऑपोजिशन जी, ऐसा लगा कि ऑपोजिशन को, जैसा इमरान खान बड़ी खुशी खुशी बता रहे थे कि ऑपोजिशन बिल्कुल चौंक गई, उन्हें अंदाजा नहीं था जो वो कहते आए कि वो आखिरी गेंद तक खेलेंगे। ये लग रहा है कि इमरान खान ने वाकई एक इस तरह की इस खेल जो है खेला है कि ऑपोजिशन, जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत इंसल्टेड भी फील कर रही है। अब कोर्ट का आसरा, प्रवीण स्वामी, कोर्ट का आसरा एक तो एक है कि ये गैर कानूनी, गैर संवैधानिक है या गैर संवैधानिक नहीं है, दूसरे इलेक्शन का रास्ता है। इमरान खान के इस मूव को आप कैसे समझ रहे हैं? देखिए नगमा जी, जैसे कि आप जानते हैं, हर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है या इंडिया की, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट का हक रहता है, और पार्लियामेंट का ही हक होता है ये तय करने के लिए कि चाहे वो अमेरिकन दबाव में हुआ हो या चीन के दबाव में हुआ हो या किसी के दबाव में हुआ हो, ये अधिकार पार्लियामेंट का ही होता है डिसाइड करना कि ये होना चाहिए कि नहीं। लेकिन आगे पाकिस्तान के लिए अब बहुत ये डिसीजन से मसले खड़े होने वाले हैं, और तीन मेरे ख्याल से इनमें अहम है। पहली बात यह है कि जब भी इतिहास में ये पहले हुआ है, पाकिस्तान फौज ने किसी तरह, मतलब किसी को हटाने के लिए या किसी को लाने के लिए पर्दे के पीछे से दबाव काफी एक्सर्ट किया है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि ये नो कॉन्फिडेंस का मसला, सारा पॉलिटिकल मसला तब शुरू हुआ जब इमरान खान साहब ने अपने चोजन आईएसआई चीफ को लाने की रखने की कोशिश की, और उनका जनरल कमर जावेद बाजवा जो आर्मी चीफ है उनके साथ रिश्ता बिगड़ा। अब इमरान खान जो ये हिम्मत दिखा रहे हैं, इससे डेफिनेटली सवाल उठता है, मुझे इसका जवाब नहीं पता है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या फौज में ही कुछ लोग इमरान खान का समर्थन पीछे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उसके क्या नतीजे रहेंगे। दूसरा अहम सवाल है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का इस वक्त बहुत ही बुरा हाल है। इमरान खान साहब ने कुछ वक्त पहले जो सब्सिडी का पैकेज अनाउंस किया था, उसके वजह आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस काफी क्राइसिस में आ गए हैं, और अब पाकिस्तान इलेक्शंस में जाए, 3, 6, 8 महीने पॉलिटिकल क्राइसिस का माहौल रहे, तो उसके क्या नतीजे होंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। शायद मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ऑपोजिशन पार्टीज भी और शायद फौज भी चाहिए होगी कि ये मसला कुछ हल हो जाए किसी इंटरिम गवर्नमेंट को लाके। और तीसरा सवाल है, जो आरोप इमरान खान साहब ने लगाए हैं अमेरिकन लीडर्स पे, उनके आने वाले महीनों और सालों में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पे क्या असर पड़ेगा, खास तौर से अगर इमरान खान आगे आने वाले इलेक्शंस में जीत जाए। जैसे कि आप जानते हैं, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान के सबसे बड़े और अहम इकोनॉमिक पार्टनर है। चाइना की बहुत बातें होती है, लेकिन चाइना का एक्चुअल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसके कुछ गंभीर असर पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी पे भी पड़ेंगे, और आने वाले 6-8 महीने इन तीन इश्यूज के वजह मेरे ख्याल से पाकिस्तान में काफी मुश्किल रहेंगे। अब देखना होगा कल क्या सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन आगे काफी एक अनस्टेबल और डेंजरस वक्त शायद पाकिस्तान के लिए आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि इमरान खान जो हिम्मत भी दिखा रहे हैं, उसमें ये भी सवाल उठता है, इसका जवाब नहीं पता कि किसके दम पे, क्या सेना में ही कुछ ऐसा है कि उनको सपोर्ट है, क्योंकि इमरान खान ने जिस तरह का कदम अभी उठाया है और लगातार अमेरिका पे वो हमलावर हैं, क्या असर इस पर, इनकी डिप्लोमेसी पे पड़ेगा। कमर आगा साहब, आपको क्या लगता है जो इमरान खान का मूव रहा, ये वो जिस तरह कॉन्फिडेंट रहे और ये तय था कि सरकार उनकी जाएगी, बचेगी तो नहीं बचेगी भी, तो किस तरह वो आगे सरकार चला पाएंगे, सवाल हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की है। आपको लगता है कि एक स्मार्ट मूव इमरान खान का रहा ये, और जितना लोग समझ रहे थे कि शायद वो और कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्होंने वाकई चौंकाया है? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो आप कह सकते हैं कि स्मार्ट मूव है। 3 महीने की उन्हें और इजाजत मिल गई हुकूमत चलाने की, इंटरिम प्रेसिडेंट ने दिया है, क्योंकि प्रेसिडेंट की तरफ से आया। प्रेसिडेंट भी एक पार्टी हो चुके हैं इस पूरे षड्यंत्र में। क्या अगर अब सुप्रीम कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या प्रेसिडेंट के खिलाफ जाएगा सुप्रीम कोर्ट, एक ये भी नया इशू है वहां पे। बहरहाल जो भी है, इमरान खान एज ए लीडर तो बिल्कुल फेल हो चुके हैं, पॉलिटिकली भी, जैसा कि परवीन ने बताया, और दूसरे साथी भी। इकोनॉमिक कंडीशन जो वहाँ की बेइंतहा खराब है। प्रॉब्लम पाकिस्तान में सबसे बड़ी ये है कि वहाँ इस वक्त कोई भी करिस्मेटिक लीडर नहीं है। जो इतनी बड़ी वहाँ पे इतनी भयंकर सिचुएशन है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फिर इनस्टेबिलिटी भी बढ़ रही है,
हालात स्टेट्स के जिस तरह से गुजर रहा है, वहां पे आए दिन मर्डर्स हो रहे हैं, नेशनलिस्ट मूवमेंट भी बढ़ रहे हैं, कोई कंट्रोल करने वाला मुझको नजर नहीं आता वहां के ऊपर। आर्मी एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, सबसे पावरफुल है पाकिस्तान का, मगर इमरान खान साहब के साथ साथ वो खुद तो डूबे, साथ में आर्मी को भी ले डूबे हैं। आर्मी भी बुरी तरह एक्सपोज हो गई इस पूरे गेम प्लान में कि आर्मी ने किस तरीके से इमरान को लेके आए, अब उसको वहां से हटा रहे हैं। अमेरिका को भी पर आपको ये लगता है कि इमरान खान के ऊपर ये, बल्कि तमाम लोग ये जानते हैं हम कि एक सच्चाई है, पॉलिटिकल सच्चाई की आर्मी की रजामंदी होती है, जो भी लीडर वहां पे कुर्सी पे बैठता है या काबिज होता है, पर इमरान खान पे लगा कि ये चोजन वन है और आर्मी के एक तरह से जिसको कहा जाता है कि आर्मी इज पपेट, तो वो अपने ऊपर से तमगा उन्होंने कुछ हटाया है। प्रवीण, आपको क्या लग रहा है, जैसे जिस तरह के एक इंडिपेंडेंट या एक कैरिज्मेटिक लीडर या पॉपुलर लीडर बनने की कोशिश इमरान खान की लग रही है, लोगों को वो संबोधित कर रहे हैं, हमलावर हैं, वो अमेरिका पे इलेक्शन की बात करते हैं, लोगों को सड़कों पर निकलने की बात करते हैं, इमरान खान एज अ लीडर किस तरह इमर्ज हो रहे हैं इस पॉलिटिकल केओस में से? देखिए, मेरे ख्याल से, जबकि हम ग्राउंड पे नहीं है और कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से ये समझना कि इमरान खान खत्म हो गए हैं या डिस्क्रेडिट हो गए हैं गलत होगा। इनकी एक हार्डकोर फॉलोइंग जरूर है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें या दोस्तों से बात करें पाकिस्तान में, तो बहुत सारे लोग हैं जो मुल्क की बिगड़ती हालत के बावजूद बिल्कुल फनेटिकली इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं। और शायद वो इसलिए परेशान है कि उनको लगता है कि पुराने लीडर जो थे, जरदारी, भुट्टो, शरीफ, ये डिस्क्रेडिट हो गए और किसी भी हालत में कोई नई लीडरशिप होनी चाहिए। अब ये रैशनल बात है कि नहीं, वो एक अलग इश्यू है, लेकिन फैन फॉलोइंग तो है उनकी। अभी खैबर पख्तूनख्वा के लोकल इलेक्शंस में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की शोइंग ठीक ठाक ही अच्छी थी बाकी पार्टीज के बावजूद। तो आगे ये देखना होगा कैसे निकलता है, लेकिन ये तो शक नहीं है कि वो अपने आप को एक नेशनलिस्ट लीडर पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के हित के वही सबसे क्रेडिबल गार्डियन है। अब हो सकता है पाकिस्तान, और जैसे कि साहबा भी कह रहे थे कि पाकिस्तान को ले डूबेंगे इस खेल में, शायद ये वाइज लीडरशिप नहीं है, लेकिन डेफिनेटली पॉलिटिकली ये एक स्मार्ट खेल इनका रहा है। आगे देखना होगा कितना सक्सेसफुल होता है। इम्तियाज साहब, आपको लगता है कि पॉलिटिकली एक स्मार्ट मूव रहा है? कम से कम विपक्ष को, ऑपोजिशन को उन्होंने क्लीन बोल किया, जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट में विपक्ष जो एकजुट रही, बिल्कुल यूनाइटेड विपक्ष थी, नंबर गेम उनके साथ था, और ये तय लग रहा था कि अब ये वोटिंग होगी और उसके बाद इमरान खान जाएंगे। अब कुछ ही दिनों के लिए सही, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इमरान खान जो है वो इसमें एक तरह से जीते हैं और यूनाइटेड जो ऑपोजिशन है वो उनके सामने लाजवाब है। देखिए, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तो उन्होंने सब बर्ट कर दिया। जीत उनकी कैसे हो गई, ये उनकी ऐसी जो सीना अपना पीट रहे हैं, कामयाबी की मुबारकबाद दे रहे हैं अपने आप को, इसके उनके लिए बड़े गहरे इम्प्लीकेशन होने जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर कर दिया है और साथ ही प्रेसिडेंट को भी उन्होंने नोटिस कर दिया है। ये एक अव्वल से लेके आखिर तक, शुरू से आखिर तक सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ही। उन्होंने सरप्राइज दे दी है, सरप्राइज दी है आइन तोड़कर, पार्लियामेंट के इस्तेकार को खत्म करके। जो वो कर सकते थे इससे ज्यादा, जिस तरह ट्रंप ने 6 जुलाई को हमला किया या हिटलर ने अटैक किया था पार्लियामेंट, उनमें ये बड़ी फाशिस्ट टेंडेंसीज हैं। और इस पे जो उन्होंने पॉपुलिज्म बिल्ड करने की कोशिश की है, एंटी अमेरिकन, वो भी अभी सामने आ जाएगा, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी है। अभी सुनने में आ रहा है कि वो जो लेटर था, उस लेटर को भी डॉक्टर किया गया, तब्दील किया गया जी। जो एम्बेसडर का केबल था, अगर अब ये बात भी आ गई तो इसकी भी तफ्तीश शुरू हो गई है। तो ये जो मामला कोर्ट में गया है कि ज्यादा लंबा अरसा नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये कि इमरान खान 90 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 90 दिन के लिए केयर टेकर सेटअप बनता है। हाँ। जो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के कंसेंसस से बनता है। तो फिलहाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर कर दिया है। 90 दिनों में चुनाव होने की बात है। अब ये जरूर है कि उसने दिनों तक इनको इलेक्शन नहीं हो सकते।
नहीं हो सकता। देखिए, पहले तो ये प्रोसेस मुकम्मल होगा। हाँ, अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट मान लेती है कि ये रेजोल्यूशन ठीक है, फिर तो कल को किसी भी पार्टी का कोई स्पीकर किसी भी बात पे कोई रूलिंग देके कोई भी फैसला कर सकेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है। हाँ, तो अभी यही देखना है ना कि आगे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है और क्या राह कॉन्स्टिट्यूशनली इसकी निकलती है, या क्या चुनाव में जाता है पाकिस्तान। इसमें एक बात अच्छी हुई है जी, कि आज जब कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया तो मादी में ये काफी था, सफिशिएंट था फॉर आर्मी टू इंटरवीन जी। इस बार वो आर्मी है स्टेप्ड आउट और जुडिशरी एक आर्बिटर के तौर पे सामने आई है। ये एक अच्छी डेवलपमेंट। ठीक है, ये डेवलपमेंट, ये जो बदलाव नजर आ रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे, आर्मी के रोल पे चर्चा करेंगे, पाकिस्तान क्या इलेक्शंस की राह पे जाएगा इस पर चर्चा करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं हम लोग में, लौटते हैं। तो पाकिस्तान की सियासत में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला आज दिन में, और इमरान खान के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस वोट मोशन पे वोटिंग होनी थी उसे ही खारिज कर दिया डेप्यूटी स्पीकर ने। नेशनल असेंबली को भंग करने की बात हो गई, फिर रजामंदी हो गई और अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। ये लगता है मोटे तौर पे कि कुछ लोग ये मान रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है, पर यह भी दिख रहा है कि कुछ लोगों को इमरान खान बतौर एक लीडर काफी एक स्मार्ट मूव उनका दिख रहा है। ये आप क्या मानते हैं? कल्बे अली साहब, इम्तियाज साहब का साफ कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है और एक तरह से केओस है मुल्क में, पर ये भी एक आवाज पाकिस्तान से आ रही है कि उन्होंने कुछ एक आउटस्मार्ट किया है ऑपोजिशन को, और आर्मी सेना के खिलाफ भी ऐसा दिख रहा है कि वो उनके मुकाबले खड़े हैं और एक मुकाबला कर रहे हैं। तो इमरान खान की कैसी छवि बन के आ रही है इसमें? देखिए, इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को 2 नंबर तरीके से इस्तेमाल किया गया, यह अपने 2 नंबर काम में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग किया गया। ये बात फैक्ट है कि बिल्कुल फ्लैट कर दिया अपोजिशन की सारी मूव्स को। दूसरी बात, जो हमें एक सिर्फ हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना रहे, हम 3 चीजें मिस कर रहे हैं। नंबर 1, सबसे बड़ी बात कि आर्मी खुद, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, वेल फाइनेंस्ड और स्टेबल पार्टी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी वो आर्मी है। इस वक्त आर्मी बैकफुट पे है, विच शोज सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी इन द सिस्टम। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी आर्मी में आई है? आर्मी का तो मुझे नहीं पता, कम से कम संसद की बात कर रहा हूं मैं कि संसद में एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी ये है कि अब कोई भी पार्टी उस तरह से खुल्लम खुल्ला डिमांड नहीं कर पा रही, ना डिमांड कर रही है, ना आर्मी इतनी कैपेसिटी में है कि वो आए तो उनको पता होगा। तो वही मैं समझना चाह रही हूँ कि क्या सेना के इस कैरेक्टर में भी बदलाव आया है? ऑल पावरफुल पाकिस्तान आर्मी, जो आप कह रहे हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड, फाइनेंस्ड पॉलिटिकल पार्टी की तरह एक्ट करती है, तो उसे कैसे देख रहे हैं आप? क्या कुछ बदलाव है? कमर आगा साहब, आपका क्या एनालिसिस है आर्मी के रोल को लेकर? नहीं, आर्मी के साथ सबसे बड़ी सख्त समस्या ये है कि वो कू करने की पोजीशन में नहीं है। तो आर्मी कमजोर पड़ी है, सेना कमजोर है वहां पे? नहीं, कमजोर की बात नहीं है। वो अगर इस समय कू करती है, सत्ता अपने हाथ में लेती है, तो उसको अमेरिका और पश्चिमी देश मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि उनके रिश्ते अच्छे नहीं है, खासतौर से अफगानिस्तान को लेके और ज्यादा रिश्ते बिगड़ गए हैं। और वो उनको ऐसा लगता है, पश्चिमी देशों को, यूरोप वालों को, वेस्टर्न नेशंस को, कि पाकिस्तान पूरी तरीके से इस वक्त चाइनीज इंटरेस्ट के साथ जुड़ गया है और उसी को वो प्रमोट कर रहे हैं। अभी तक उनका मानना ये था कि इमरान खान सेना के साथ थे, एकदम से अब सेना ने उनका साथ छोड़ दिया है और अब वो सेना को भी ये लग रहा है कि जो FATF या जिस तरीके के पाकिस्तान के ऊपर जो प्रतिबंध है FATF को लेके, जिसकी वजह से इकोनॉमी उनकी इम्प्रूव नहीं कर रही है, कमर बाजवा ने अभी कहा है कि वो आने वाले समय में सेना के अमेरिका के साथ अच्छे संबंध करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत से भी, उससे पहले भारत से भी संबंधों की बात की थी। अब उनको लग रहा है कि, लेकिन ये तभी संभव होगा जब नई गवर्नमेंट बनेगी, उसके बाद नई गवर्नमेंट के साथ साथ में 1-2 महीने के बाद एक नया आर्मी चीफ भी आ जाएगा और वो उसी के माध्यम से मैं समझता हूँ कोई चेंज
संभव हो पाएगा और तभी कुछ अच्छे रिश्ते बन पाएंगे। तो ये एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट जैसा पहले पाकिस्तान करता था कि चाइना से भी अच्छे संबंध रखता था और दूसरी तरफ अमेरिका से भी, कुछ इस तरह की कोशिश है। अब देखना ये है कि क्या संभव है, क्या ये हो पाएगा। तो डिप्लोमेसी, जहां तक कूटनीति की बात है, रिश्ते और बिगड़े हैं, जैसे अब अमेरिका से रिश्ते और बिगड़े, और इस पोजीशन में अभी आप कह रहे हैं कि सेना नहीं है, कई सारी वजहों की वजह आपने बताई इसमें, पर डिप्लोमेटिकली भी इमरान खान के रिश्ते जो अमेरिका से खराब रहे, अब तो वो इतना ज्यादा, एक आध दफा तो उन्होंने नाम भी लिया, उसके बाद वो बार बार कहते हैं बाहरी ताकतों की वजह से मुल्क हमारा अनस्टेबल हो रहा है। तो आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? ओमर अल्ताफ, उनके रिश्ते तो इतने बिगड़े हुए हैं इमरान खान के अमेरिका से, अब जिस तरह के इल्जाम लगे हैं उसके बाद उनके सामने एक ये भी चैलेंज है, वो जितने दिनों भी उनकी ये सरकार खिंचती है, इलेक्शंस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, पर कुल मिला के डिप्लोमेटिकली बहुत आगे का वक्त मुश्किल रहेगा। देखिए, इमरान खान ने तो अभी अपना जो इलेक्शन अपना 3 महीने अगला फॉरेन पॉलिसी इशू पे लड़ना है। फॉरेन पॉलिसी इशू या एक तरह से वो नेशनलिज्म, अपने जो मुल्क के लिए वो एक बिल्कुल बार बार कह रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने तो फैसला कर दिया, जो उनकी गवर्नेंस के मसाइल थे वो उसको पस से पुश डालना चाहते हैं और वो डल भी जाएंगे। सिर्फ इलेक्शंस जो है, फॉरेन पॉलिसी, जिंगोइज्म, नेशनलिज्म, पहले वो अपने अपोनेंट्स को कहते थे चोर और गद्दार, उस टाइम तक उन्होंने पावर का मजा नहीं चखा था, अब वो उनको गद्दार भी कहेंगे साथ। अब वो ये कार्ड भी यूज करके कोशिश करेंगे कि एक यंग लोगों में एक नेशनलिज्म को व्हिप करें और अर्बन वोट जो है वो इस तरीके से हासिल करें ज्यादा से ज्यादा। अब ये स्ट्रैटेजी तो उन्होंने अपनी क्लियर शो कर दी है, अब ये कितनी सक्सेसफुल होती है या नहीं, ये तो आने वाले दिन और जब इलेक्शंस होंगे तभी हमें पता चलेगा, वेदर दिस ट्रांसलेट्स इनटू वोट और वेदर ही, और इसका बैकफायर भी हो सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट देखेगी कि पाकिस्तान अपने अमेरिका और ईयू और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ताल्लुकात जेपरडाइज भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हमारे उनके साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी टाइड है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी टाइड है जी। तो इमरान खान की ब्रिंक्समैनशिप जो है, उन्होंने आज भी ब्रिंक्समैनशिप शो की है, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट अप होल्ड करता है उन्होंने जो फैसले आज किए, तो उनको और वो दलेरी मिलेगी कि वो मजीद ब्रिंक्समैनशिप ट्राई करेंगे। प्रवीण स्वामी, लीड पाकिस्तान टू अनचार्टेड टेरिटरी। जी, पाकिस्तान को वो ऐसी जगह धकेल रहे हैं इमरान खान जहां पे आने वाले दिन बहुत ही एक बहुत ही अनस्टेबल सा माहौल है वहां पे, प्रवीण स्वामी। और मैं आपसे समझना चाह रही हूं ये भी कि पाकिस्तान में अब तक जिस तरह से लीडर्स अपने, ये तो इतिहास रहा है, तारीख है पाकिस्तान की कि किसी ने भी अपना टर्म मुकम्मल नहीं किया, इमरान खान भी 3.5 साल में ये मुश्किल उठा रहे हैं, पर क्या बदला हुआ लग रहा है इस दफा जहां तक आर्मी का रोल है? आर्मी कह रही है वो न्यूट्रल है, कितनी न्यूट्रल है, क्या उसका रोल दिख रहा है? क्या ये इमरान खान एक तरह से आमने सामने हैं अभी भी आर्मी के, और वो ये अफोर्ड कर पा रहे हैं? आर्मी का जो पूरा रुख रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई छुपी बात तो नहीं है नगमा जी की इमरान खान साहब के और जनरल कमर जावेद बाजवा के रिश्ते लगातार बिगड़े आ रहे हैं। अफगानिस्तान के टाइम पे ही कुछ डिफरेंसेस सामने दिखने लगे थे, फिर ये नेचुरली फैज हमीद साहब के ISI में कंटिन्यूएशन पे और रिश्ता बिगड़ा। लेकिन ये जरूर फैक्ट है कि पाकिस्तान आर्मी कू कर नहीं पाई है। वो कू की तलवार जो हमेशा पॉलिटिशियंस के ऊपर लटकी हुई थी, वो अब शायद साइड हट गई है, और आने वाले वक्त में पता नहीं उसके नतीजे क्या होंगे। एक तरह से आर्मी अंपायर रही है ये पाकिस्तानी सियासी मैच की, और एक बहुत सख्त अंपायर रही है। अब आने वाले सिस्टम में कौन अंपायर रहेगा इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, और जैसे कि हम देख रहे हैं जिनको अंपायर होना चाहिए यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को, वो अभी तक एक तरह से वो भोज ठीक तरह संभाल नहीं पा रहे या इम्पार्शियल रोल ले नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आते वक्त में होगा। सो भारत के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न इसमें यह है कि आने वाले 3-6 महीने इंस्टेबिलिटी के रहे तो उसका भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पे क्या असर रहेगा। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि पिछले 2 साल से जैसे कि आपको पता है पर्दे के पीछे भारत और पाकिस्तान का कुछ बैक चैनल डायलॉग रहा है। उसके कुछ बहुत अच्छे असर भी रहे हैं, जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर रहा है,
और इसमें जनरल बाजवा का काफी बड़ा रोल रहा है इस प्रोसेस को आगे पुश करने में। लेकिन पॉलिटिकल क्राइसिस के टाइम पे जहां नेशनलिज्म, जिंगोइज्म बहुत बड़े इश्यू बन जाते हैं, तो एक तो पॉलिटिशियंस को ऐसे प्रोसेस को सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है, और दूसरी बात है ये हमें पता भी नहीं है कि जनरल बाजवा की जगह कौन अगला आर्मी चीफ आएगा। क्या वो इमरान खान के पसंद के चीफ आएंगे फैज हमीद के मोल्ड में, या कोई ज्यादा न्यूट्रल और मैच्योर आर्मी चीफ आएंगे जो ये इंडिया पाकिस्तान प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो सवाल बहुत सारे, और मेरे ख्याल से दोनों मुल्कों के लिए इसमें बहुत स्टेक्स हाई है आने वाले वक्त में। जी, दोनों मुल्कों के लिए स्टेक्स बहुत हाई है। जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में किस राह पे पाकिस्तान जाता है। क्या ये इलेक्शंस जो हैं वो अब इस राह पर ही चलेगा मुल्क की इलेक्शंस होंगे, और एक ऐसा मुल्क जिस वक्त इसकी इकोनॉमी बहुत बुरे हाल में, वो इलेक्शंस चुनाव अफोर्ड कर सकता है? क्या इमरान खान कहाँ ले जा रहे हैं मुल्क को? अगर हम फौरी तौर पे देखें इस वक्त, तो जाहिर है कि इमरान खान को ये लग रहा है, बड़े जोश में है कि उन्होंने ऑपोजिशन को बिल्कुल क्लीन बोल्ड कर दिया है, पर आगे की क्या राह होगी, एक ब्रेक के बाद हम चर्चा करते हैं इस पे। हम चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान के सियासी हालात की, और हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। ये आखिरी हिस्सा है हम लोग में जिस पाकिस्तान के हालात पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले कल्बे अली साहब कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए कैसे रहेंगे? क्या आपको लग रहा है अभी इमरान खान पॉपुलर हो रहे हैं, इलेक्शंस वहां पे होते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे ये मुअस्सर करेगा, या कुछ दिनों के लिए इमरान खान को एक तरह से एक लाइफलाइन मिल गई है? देखिए, कुछ दिनों की लाइफलाइन का तो सिलसिला ही नहीं है, और बात यह है कि इमरान खान, मैं समझता हूं, पॉपुलर हुए हैं। उन्होंने 3 साल से उनके ऊपर एक इल्जाम था हाइब्रिड रजीम, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट से चलने वाली पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बहुत बड़ा मास खोला हुआ था मरियम नवाज ने। वो सारा शहबाज शरीफ ने उसको नलिफाई कर दिया, खुद ही हाइब्रिड रजीम का हिस्सा बनने की कोशिश में, और उसको हाईजैक कर लिया इमरान खान ने। दूसरी एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए कि जिसको हम सब अमूमन इग्नोर कर देते हैं, कि इंडिया इज गेटिंग क्लोज टू सऊदी अरेबिया, यूएई और अमेरिका वेस्ट की तरफ। और पाकिस्तान, स्पेशली तालिबान जो है, मौजूदा तालिबान जो इस वक्त काबुल में है, ये आए हैं रशिया, चाइना और ईरान की बैकिंग से। ईरान से ही आए हैं, कोई और से तो नहीं आए। लोग पहले कहाँ छुपे हुए थे? इनके पास डीजल कहां से आया? वेपन्स तो चलो आ जाते हैं, फूल कहां से आया? ये पाकिस्तान अब ग्रेजुअली विजिबली नजर आ रहा है कि पाकिस्तान इधर शिफ्ट हो रहा है। इमरान खान साहब जिस दिन जंग शुरू हुई यूक्रेन की, वहां पहुंचे हुए थे, और कमर बाजवा साहब जो थे, ही वाज टॉकिंग द अदर थिंग, जो कि कल उन्होंने थोड़ी सी प्रो वेस्ट या प्रो अमेरिकन बातें की पब्लिक में। मैं अभी भी कह रहा हूं, हम सब मानेंगे कि एंटी अमेरिकनिज्म बहुत डीप रूटेड है, और एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट्स बहुत। जी, तो इमरान खान इसको कैश इन करने की कोशिश कर रहे हैं। इम्तियाज, दोनों सेंटिमेंट्स, एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स, दोनों को इस वक्त बड़े स्टाइलिश अंदाज में इन्होंने अपने, मतलब उसका लीडर बन गए। जी, मैं बहुत क्विक कमेंट में आपसे चाहूंगी इम्तियाज साहब इस पर, और उमर अल्ताफ साहब के आगे किस ओर बढ़ रहा है? जी, 3-4 बातें। पहली बात यह है कि 14 साल से जमहूरी प्रोसेस कंटिन्यू कर रहा है, और 2 असेंबलियों ने अपनी मुद्दे पूरी की है, भले वजीर आजम ने की या नहीं की। 2 टर्म्स असेंबलियों की पूरी हुई है, ये तीसरी टर्म भी अब तकरीबन मुकम्मल होने जा रही है। दूसरी बात यह है कि 2018 के इलेक्शन के वक्त एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया गया था, और इमरान खान को अपोजिशन एक सिलेक्टेड वजीर आजम कहती थी, और यहाँ पाकिस्तान में एक पेज में होने का बड़ा जिक्र था। अब रफ्ता रफ्ता ये हुआ कि वो हाइब्रिड सिस्टम और इमरान हुकूमत की जो गवर्नेंस की फेलियर इतनी ज्यादा थी कि अपोजिशन ने भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे नाम ले लेकर अपने जलसों में अटैक करना शुरू किया कि भाई ये आप लोग इसे लाए हैं और आप जिम्मेदार हैं, और पिछले पूरे प्रोसेस को क्वेश्चन किया गया। अब इसलिए क्या हुआ कि आर्मी हैड टू रिट्रीट। ये जो बात है ना कि इंडिया में ये तासुर है कि कोई परमानेंटली आर्मी बैठी है हर जगह, ये बड़ा डायनेमिक बात होती है। कभी सिविलियंस हावी हो जाते हैं, कभी मिलिट्री हो जाती है। इम्तियाज साहब, जी
जैसा मैं आपको बीच में टोक रही हूं, माफ कीजिएगा, पर हमारे पास बहुत कम वक्त है। मैं एक कमेंट लेना चाहूंगी। आगे प्रवीण स्वामी हैं हमारे साथ, कमर आगा साहब हैं, उमर अल्ताफ हैं, कि आने वाले दिनों में आप प्रवीण क्या देख रहे हैं यहाँ पे अभी? मेरे ख्याल से मैं देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों की भलाई इसी में रहेगी कि जल्दी पाकिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट बन जाए जी। इकोनॉमी दोनों मुल्कों की बहुत खराब है, पॉलिटिकल टेंशन्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि एक लंबा पॉलिटिकल क्राइसिस आगे पाकिस्तान में खिंचेगा जी। जब भी इलेक्शन रहेगा वो एक बिटर और जिंगोइस्टिक इलेक्शन रहेगा, सिविल मिलिट्री रिलेशंस में बहुत खींचतान रहेगी, और जिस हालत में पाकिस्तान की इकोनॉमी है, ये पॉलिटिकल सिस्टम को, सिचुएशन को काबू में लाना बहुत मुश्किल होगा। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मेरे ख्याल से रियलिटी भी है। ये होने वाला है कि भी उथल पुथल जो है वो बनी रहेगी। कमर आगा साहब, एक बयान भी आया है शेख रशीद का कि इमरान खान जो हैं वो अगले 15 दिनों तक शायद बने रहेंगे प्रधानमंत्री, और ये शायद आगे चुनाव ही की तरफ इशारा कर रहे हैं वो, कि चुनाव होंगे उसके बाद। चुनाव तो होने जा रहा है, मगर हालात मुल्क के बहुत खराब है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले इस तरह के जब भी हालात बिगड़ते हैं, इसकी कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नहीं, इकोनॉमिक क्राइसिस सबसे बड़ी है और उसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम है। दूसरी बात यह है कि ऐसी हालात में हमने जब भी देखा है तो कट्टरपंथी धार्मिक मजहबी जमातें जो होती हैं वो इसका फायदा उठाती हैं। इनस्टेबिलिटी मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में और बढ़ेगी। जी, ये हमारे लिए भी फिक्र की बात है। इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी और कट्टर जमातें जो हैं वो और ज्यादा इसका फायदा उठाती हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल दौर है, पॉलिटिकल टर्मोइल है वहां पे। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हम लोग में इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो हालात हैं उस पर कुछ लोगों का कहना है कि संविधान के खिलाफ काम किया गया है। पीएमएलएन की नेता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने ट्वीट किया है कि अपनी सीट बचाने के लिए किसी को भी पाकिस्तान के संविधान को विकृत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर इस पागल और जुनूनी शख्स को इस अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाता तो आज के बाद इस देश में जंगल का कानून चलेगा। हम लोग में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।